हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 5th पार्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि हम लोग इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। सारे सॉल्यूशन हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से डिटेल में जा जाके, और बाकी फिर इस वीडियो के साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एडवेंचर को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक इसको ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो देखते हैं। Which of the following pair will give displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? सपोज ए है, एक मिनट, सपोज ए है और बी का सॉल्ट है। तो अगर ए बी के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, ए है प्लस बी का सॉल्ट है, सपोज सल्फेट है फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी रैंडम सॉल्ट ले लिया, सल्फेट लिया है। तो अगर ये ए का सल्फेट बन जाता है और बी बाहर आ जाता है, प्रेसिपिटेट डाउन कर जाता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आता है, किस पोजीशन पे आता है। और उसके लिए मैंने क्या बताया था कि मैं एक शॉर्ट्स वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी, तो आप उस वीडियो से अच्छे से निमोनिक्स से आप याद कर लोगे, पूरी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। तो इसमें आपको देखना बस ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है। इस क्वेश्चन के लिए अभी आप यूज़ कर लो रिएक्टिविटी टेबल, पर एग्जाम में ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, तो आपको खुद से रिकॉल करना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी टेबल में एक बेसिक होता है कि जो रिएक्टिविटी टेबल में बेसिक ये होता है कि जो इस तरीके के एलिमेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम, ठीक है, और इस तरीके के कैल्शियम वगैरह, ये सब थोड़े ऊपर आते हैं। फिर हाइड्रोजन एक लेवल सेट करता है बीच का, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल। फिर इसके नीचे कौन कौन से आते हैं, कॉपर, AgAu, इस तरीके के। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखते हैं। NaCl सोल्यूशन से कॉपर मेटल, कॉपर तो नीचे आता है, Na तो बहुत ऊपर आता है। तो क्या कॉपर जो कि कम रिएक्टिव है वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव को हटा पाएगा? हमने थ्योरी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे चीज़ वर्क करती है। तो ऑब्वियसली नहीं हटा पाएगा। ज़्यादा रिएक्टिव को कोई कैसे हरा देगा एक फाइट में? एक फाइट में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, एक बेचारा वीक सा है, जो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है उसको बिल्कुल। तो वो इतने अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को नहीं हरा पाएगा, उसके सॉल्यूशन से उसको दूर नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। उसका देखते हैं MgCl2 और एल्यूमिनियम। MgCl2 और एल्यूमिनियम, नहीं, एल्यूमिनियम नीचे आता है, Mg काफी ऊपर आता है। Mg हाई रिएक्टिव में आता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। फिर सिल्वर मेटल और FeSO4। सिल्वर मेटल और गोल्ड मेटल तो आप बिल्कुल याद रखना कि बहुत नीचे आता है, बिल्कुल लास्ट लास्ट की तरफ आता है। मतलब कि आयरन जो है वो भी और सिल्वर उससे भी कम रिएक्टिव है। तो क्या कम रिएक्टिव वाला अपने से ज्यादा, रिलेटिवली देखना है यहाँ पे, सबसे ज्यादा सबसे कम नहीं है। दो जिसकी हम बात कर रहे हैं उनमें से कौन ज्यादा कम है? तो यहाँ पे आयरन FeSO4 है, वो ज्यादा रिएक्टिव है बजाय कि सिल्वर से। तो सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नहीं होगी रिएक्शन। ये देखते हैं, यहाँ पे कॉपर मेटल है और AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो कॉपर जो है वो सिल्वर से ऊपर आता है, ठीक है, कॉपर सिल्वर से ऊपर आता है। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज इसमें हमें यूज करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज यूज करनी है, एलिमेंट की पोजीशन देखनी है, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो ऊपर आता है वो मेटल दूसरे नीचे वाले मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करके खुद का सॉल्ट बना लेगा, और जो मेटल डिस्प्लेस हुआ है उसके आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, डिपॉजिट। Which of the following metal method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? अब देखो, रस्टिंग वाला टॉपिक हमने पहले भी पढ़ लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं कराया, कोई नई बात नहीं है। वहीं पे हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए थे, प्रोसेस, केमिकल लेवल पे क्या चल रहा है, सब डिस्कस कर लिया था। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो रस्टिंग अगर आपको पढ़ना है। तो रस्टिंग का क्वेश्चन है, रस्टिंग में देखो क्या है, अप्लाइंग ग्रीस से भी रस्टिंग कम हो सकती है और अप्लाइंग पेंट से भी रस्टिंग कम हो सकती है, पर कुछ हद तक ही होती है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट सोल्यूशन है। और फ्राइंग पैन की बात है तो ऑब्वियसली फ्राइंग पैन में ग्रीस डाल के तो हम खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कोटिंग ऑफ जिंक। तो कोटिंग ऑफ जिंक इसका सही आंसर होगा। कोटिंग, जिंक से हम लोग कोट करते हैं, और रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम एक परत चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, कोट हो जाती है जिंक की, ताकि रस्टिंग ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीधा सी हो जाएगा, ये वाला जो था सेकंड वाले का। ऑल ऑफ द अबव मत टिक करना, क्योंकि हमें फ्राइंग पैन की स्पेसिफिकली बात हो रही है, इन जनरल बात नहीं हो रही, तो सी ही कर सकते हैं फ्राइंग पैन के लिए। तो
जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। अब थर्ड पे आते हैं। An element reacts with oxygen to give compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. तो देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। सबसे पहली बात तो है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर वो एक ऑक्साइड बना रहा है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब उस ऑक्साइड को वाटर में डाले तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। 3 की पॉइंट है यहाँ पे। अब हमें इससे एलिमेंट बताना है। तो देखो कौन सा हो सकता है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन हमें यहाँ पे पहला जो है वही इसका सही आंसर होगा। कैसे? देखो, कैल्शियम है। कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर में होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत इजीली हाइड्रोक्साइड बन सकता है। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका ऑक्साइड था, यहाँ पे लिखा है दिस कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। और हमें पूछा एलिमेंट, पूछा है एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, ये तीनों नहीं होंगे। इनमें जो वाटर सॉल्युबल होगा, जो इनका ऑक्साइड है वो इतना इजीली, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑक्साइड लिया और सीधा वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। और पहली बात, ऑक्साइड बनाने में ही आपको प्रॉब्लम होगी। जितना कैल्शियम का इजीली बन सकता है हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ, उतना नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो रेस्ट 3 जो ऑप्शन थे आपके बी सी डी, वो एलिमिनेट हो जाए। इसका सही आंसर कैल्शियम है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये बेसिक हमने पढ़ा था। जैसे सोडियम में भी हमने ये पढ़ा था, ऐसी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। पोटेशियम में पढ़ा था। इस तरीके के जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी शो होती है, इजीली वो सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन पे। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। तो देखो, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। नहीं, मतलब अभी रखते हैं, अभी हमें पता नहीं है। और वैसे ही केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हमें इकोनॉमिक्स मतलब छोड़ना है। अगर कोई कंपनी है जो कि अफोर्ड कर सकता है, सपोज जो भी हो, मतलब कॉस्ट से अभी इसको ऑप्शन को हटाते हैं। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ठीक, इसको भी अभी रखते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अब देखो, यहाँ पे पूछा है कोट जो है वो टिन से क्यों करते हैं और जिंक से क्यों नहीं करते। तो ऑब्वियसली आप कोटिंग जब करना चाह रहे हो तो उसके क्या खास बात आप चाहोगे। अगर हम किसी चीज से कोट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या पर्पस है कि कोरोजन ना हो, उसका मतलब स्पॉइल ना हो, वो सामान जो है इंटैक्ट रहे। तो जो बाहर की सरफेस है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि रिएक्टिव ना हो, लीस्ट रिएक्टिव हो। तभी तो वो फायदा होगा। जब वो खुद ही रिएक्ट कर जाएगा जैसे हमने कोट किया है, तब तो अंदर का सामान भी बेकार हो जाएगा क्योंकि वो खुद रिएक्टिव है। तो जब हम कोटिंग करें किसी चीज से तो हम चाहेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टी हो उसके पास कि वो रिएक्ट ना करे। तो रिएक्ट ना करे, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि टिन से करते हैं, जिंक से नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा, टिन कम होगा। टिन का सिंबल क्या होता है, एस एन। एस एन कम रिएक्टिव होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब देखो, हायर पॉइंट ये नहीं होता है। हायर मेल्टिंग पॉइंट जिंक का नहीं होता, टिन का ज्यादा होता है, जिंक का कम होगा, ठीक है। और लेस रिएक्टिव तो होगा नहीं। और कॉस्ट वाले पे हमें जाना नहीं है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें रिएक्टिविटी देखनी है। ऐसा कोई खास बहुत महंगा नहीं आता है जिंक। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें इस टाइप से, प्लेटिनम टाइप से, वैसा कुछ नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अब देखो, अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो हम उससे क्यों कोट करना चाहेंगे। हम, हमारे पास एक ऑप्शन है कि कम रिएक्टिव है कोई चीज, तो ऑब्वियसली हम उसी से कोटिंग करेंगे। हम ज्यादा रिएक्टिव वाले से क्यों कोट, चीज जो है इंटैक्ट प्रिवेंट रहे, मतलब कोई स्पॉइलेज ना हो। तो ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, इसलिए जिंक को यूज नहीं करेंगे। आई होप इट मेक्स सेंस। अब देखो, फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच, ठीक है। अब ए पार्ट पूछता है हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो, जो पहला जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। कैसे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ टर्म्स याद करो। सोनोरस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इतने तरीके तरीके के हमने टर्म्स डिस्कस किए थे कि इनका क्या मीनिंग होता है, मेटल्स दिखाते हैं या नॉन मेटल्स दिखाते हैं। तो आपको वही वाला नॉलेज इस क्वेश्चन में यूज करना है। क्या क्या हम कर सकते हैं हैमर से। देखो, हैमर से तो ऑब्वियसली हम स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड के लिए हमने कौन सा टर्म पढ़ा था, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि रिंगिंग साउंड आती है, रिंग जैसे घंटी बजाता है तो ऐसे
आवाज थोड़ी देर तक रहती है, ऐसे गूंजती है टंग ऐसे। तो ये जो रिंगिंग साउंड होती है सोनोरस कहते हैं उसको। तो सोनोरस साउंड किस में होता है? मेटल्स में होता है ऑब्वियसली। मेटल्स को आप हिट करोगे, आप इमेजिन करो कि बड़ा सा मंदिर में आप एंटर किए, बड़ा सा एक घंटा टंगा हुआ है, वहाँ पे घंटी है, तो उसको आपने बजाया, तो जो साउंड आएगी उसको सोनोरस साउंड कहते हैं। तो वो मेटल्स की होगी ऑब्वियसली। नॉर्मल आप लकड़ी है, नॉन मेटल है, वुड है, कार्बन है, उस पर आप टक टक करो तो वैसी साउंड नहीं आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से हम हैमर से सोनोरस प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। कौन दिखाएगा? मेटल। नहीं सोनोरस है तो क्या होगा? वो नॉन मेटल होगा। उसके बाद है अपने पास बैटरी, बल्ब और वायर्स और स्विच। अब हम क्या कर सकते हैं? इसे एक सर्किट बना सकते हैं। जैसे देखो, हमारे पास एक बैटरी है, हमारे पास बल्ब है, हमारे पास बल्ब है, बैटरी है, बल्ब है, वायर है और स्विच है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, ये नेगेटिव। अब देखो, अगर अगर यहाँ पे हम कर देते हैं खाली स्पेस, थोड़ा सा दूर पे हम यहाँ पे कर देंगे खाली स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे अपना सैंपल। मतलब ये वायर्स जो है वो दोनों साइड से यहाँ पे कट हो जाएगी और खाली स्पेस है, और इसमें हम अपना सैंपल इंसर्ट कर देंगे। और देखो, अगर ये सैंपल हमने इंसर्ट किया है और इस स्विच को कर दिया है ऑन, स्विच को कर दिया है ऑन और सैंपल, मतलब समझ रहे हो, पूरा सर्किट कंप्लीट है। बस सर्किट दो मतलब एक पॉइंट से ब्रेक है, मतलब दोनों वायर एक पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। ये सैंपल जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे तुम सैंपल को डाल के वायर्स कनेक्ट कर दो सैंपल पे। ठीक है, सपोज एक क्यूब है, जो भी है मेटल, सपोज या नॉन मेटल या जो भी है, उसके दोनों एंड से वायर कनेक्ट कर दो और उसके बाद पूरी सर्किट नॉर्मल है। अब स्विच ऑन किया तो दो केस हो सकते हैं। दो केस क्या क्या हो सकता है? या तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब ग्लो, या तो बल्ब विल नॉट ग्लो। दो ही तो चीज हो सकता है। बल्ब फ्यूज होगा वो अलग केस, ऑब्वियसली अभी हम नहीं ले रहे हैं। नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल सिचुएशन डे टू डे लाइफ में देखता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ऑन करने के बाद। अगर तो ये ग्लो कर गया तो फिर क्या होगा ये? तब तो ये मेटल होना चाहिए। क्यों मेटल होना चाहिए? मेटल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है तो क्या हुआ होगा? स्विच ऑन हुआ तो ये जो सर्किट है, स्विच ऑन हुआ तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट ऐसे करके ऐसे कंप्लीट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मेटल के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे हुई नहीं होगी। पर अगर यहाँ पे हमने सैंपल में, सैंपल भी हम दो ले सकते थे, मेटल का और नॉन मेटल का, तो मेटल के टाइम पे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल ने कंडक्ट कर दी इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हमने नॉन मेटल का सैंपल लिया, सपोज एक वुड डाल दिया जो कि अभी हम अज्यूम करें कि प्योर कार्बन का बना है, कोल डाल दिया, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा स्विच ऑन करने के बाद भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर बल्ब कैसे ग्लो होगा? डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। अब देखो यहाँ पे, अब ये चीज तो तुम समझ गए होगे, मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। एक चीज ध्यान रखना है, नॉन मेटल में एक्सेप्शन कौन सा था? अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, मैंने बहुत एम्फोसिस दिया था इस पर। आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं हमेशा, फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है, केमिस्ट्री में, ओवरऑल आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं। मेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। नॉन मेटल ऐसा मुझे बताओ जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना एक ऐसा नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बी पार्ट है एक्सेस यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैंने उसके साथ ही करा दिया है कि अगर सोनोरस हुआ तो मेटल की प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो मेटल है। अगर बल्ब ग्लो हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की थी, तो वो भी मेटल की प्रॉपर्टी है, मतलब मेटल है। और अगर ये दोनों केस नहीं हुए, ऑपोजिट हुआ, सोनोरस साउंड नहीं आया या फिर बल्ब ग्लो नहीं किया, तो नॉन मेटल है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको मेटल नॉन मेटल के टेस्ट के लिए। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने क्या बताया था आपको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये पूछा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था
कि देखो जनरली हमने क्या नोटिस किया है, जनरल ट्रेंड पहले हम देखते हैं। जनरल ट्रेंड ये है, जनरल ट्रेंड ये है कि मेटल ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड्स जो है वो कैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की, तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक। ठीक है, जनरल ट्रेंड ये है। पर कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑक्साइड्स मिलते हैं जो बेसिक की भी प्रॉपर्टी शो कर देते हैं और एसिडिक की भी कर देते हैं। अब देखो दोनों में अंतर है, दो स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। एक स्टेटमेंट में कह रहा हूँ कि बेसिक की भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते और एसिडिक की भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, मतलब कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, उसको अलग केस है, वो हटा दो, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए। फॉर एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बेसिक की तरह भी नहीं है या एसिडिक की तरह भी नहीं है, तो ये अलग चीज है। अब मैं स्टेटमेंट 2 दे रहा हूँ, उसमें कह रहा हूँ कि ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक के तरह भी है और एसिडिक के तरह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहेंगे एम्फोटेरिक, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। वीडियो लेक्चर के टाइम पे हमने अच्छे से डिटेल में देखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उनके रिएक्शन भी देखे थे, एसिड में कैसा देते हैं और बेस में कैसा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अब इनके दो एग्जांपल पूछे तो ठीक है, आप बता दो। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, इतने सारे हैं, लेड के ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप कह दो। अब इनका ऑक्साइड चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम का तो Al2O3, ठीक है, और लेड का ऑक्साइड चाहिए तो Pb2। ठीक है, तो इस तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो मैंने वीडियो लेक्चर में अच्छे से काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, और मैंने अभी भी आपको समझा ही दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो आप देख लेना, पर अभी के लिए मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक भी शो करेगा और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप एलिमेंट्स याद रखो, उनके ऑक्साइड आप बना देना। और कौन सा एलिमेंट, बेरिलियम होता है, टिन होता है, जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है, लेड होता है, गैलियम होता है, बहुत सारा है। ठीक है, कुछ भी, कोई भी दो तीन आप याद रखना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक कई बार पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने फिर क्या बताया कि जनरल ट्रेंड एक होता है, एक उससे डेविएशन होता है। जनरल ट्रेंड था मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, पर डेविएशन इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। जनरल ट्रेंड तो वो एज्यूम करते हैं कि ये सबको पता ही होगा, ये तो आप कितने 100 एलिमेंट्स आप जनरल ट्रेंड में फिट करोगे तो 10 आप डेविएशन में करोगे, तो अज्यूम करते हैं कि 100 जो आप बार बार पढ़ रहे हो, 100 वो तो आपको पता चल ही गई चीज। जो टेस्ट करने लायक चीज है वो डेविएशन है, वो मतलब एक्सेप्शन टेस्ट करने वाली चीज है। इसलिए जहाँ पे भी आपको कहीं केमिस्ट्री में, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, हमेशा एक्सेप्शंस पे ध्यान देना। हमेशा जो इस तरीके का एक ट्रेंड होता है और उसके बाद डेविएशन होते हैं उससे, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें ये सब होता है। तो हमेशा जो चीज से एक नॉर्मल से अलग हो रहा है उस पर ज्यादा स्ट्रेस है ना, वो हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, तो 6 हो गया, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। ठीक है, तो दोबारा हम आ जाते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अगर आपको ये पता चल रहा है कैसे रिलेटेड है, मतलब बहुत अच्छी बात है, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, नहीं पता चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि दो तो ऐसे एलिमेंट्स के, मेटल्स के नाम बताओ जो कि हाइड्रोजन को उसके डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और दो ऐसे एलिमेंट्स के मेटल के नाम बताओ जो कि डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो मैं, देखो मैंने उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन को एक बेस लाइन लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। एक सेकंड, हाइड्रोजन को हम क्या लेते हैं, बेस लाइन। बेस लाइन लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उसके नीचे वाले को लेस रिएक्टिव माना जाता है और उसके ऊपर वाले को मोर रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव माना जाता है। तो ठीक है, हाइड्रोजन का लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराना है। हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेस कराना है तो आप खुद सोचो कि आप उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स लोगे जो उससे स्ट्रॉन्गर हो, वो वीक को डिस्प्लेस कर पाएगा, कि आप उसके वीकर लोगे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस आपका क्या कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर होंगे, जो हायर रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन, तो वही तो उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो आप ये कोई भी मेटल ले लो, आपको जो भी ऊपर याद आ रहा है, जैसे कि सपोज आपको ये याद आ गया, सोडियम याद आ गया, सपोज किसी को कैल्शियम याद आ गया, कैसे रिएक्शन हो जाएगा। मैंने दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ ताकि आपको पता चले आंसर का सोल्यूशन है। हाँ, जैसे कि सपोज आपने Na ले लिया है और साथ में डाइल्यूट HCl है, तो क्या हो जाएगा, Na क्योंकि ऊपर आता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा, तो NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और ऐसे ही आपने सपोज
Ca ले लिया था और HCl था, तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा? CaCl2 बन जाएगा सॉल्ट, और ये अलग कर देगा हाइड्रोजन को, एक्चुअल में H2 से गैस की तरह निकलेगा। तो ये दो ऊपर वाले रिएक्ट कर जाएंगे, कोई भी आप ले सकते हो जो भी आपको याद आए। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको शॉर्ट्स वीडियो जल्द ही मिल जाएगा कैसे इसको याद करें पूरी सीरीज को, ठीक है? तो वो आप जरूर देखना। अब इससे नीचे वाला, अब हमें चाहिए दो ऐसे मेटल जो इसको डिस्प्लेस ना कर पाए। तो अगर हम कह रहे हैं कि ना कर पाए मतलब उससे लेस रिएक्टिव होगा, उससे लेस रिएक्टिव आप कोई भी सेलेक्ट कर लो। कॉपर नीचे आता है, क्या कहते हैं, सिल्वर नीचे आता है, गोल्ड नीचे आता है, कोई भी आप दो लिख दो। सपोज ये हमने ले लिया, गोल्ड सिल्वर ले लिया, क्योंकि लोगों को ये याद रहता है, ठीक? तो आप कह दो गोल्ड सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, वो वीकर है, लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को रिएक्ट नहीं कर पाएगा उसके डाइल्यूट एसिड से, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी सी बात आपको इस क्वेश्चन में कहनी थी। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, what would you take as anode and cathode and the electrolyte? अब देखो, मैंने ये टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लो। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए डिस्कस किया है कि एनोड पे ही डैश क्यों लेते हैं और कैथोड पे ही डैश क्यों लेते हैं। डैश में क्या है अभी मैं आपको दोबारा ये रिकैप करा देता हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। और इसको रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में पक्की बात है आप गलत लिख के आ जाओगे। एनोड पे आप उल्टा लिख दोगे, कैथोड पे उल्टा लिख दोगे, रट्टा मारोगे तो। कॉन्सेप्ट से मैंने जो समझाया था बहुत ही टाइम देके, अगर वो याद रखोगे तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था मैंने? दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। मैंने रिएक्शन के कुछ टाइप बताए थे, अगर आपको पिछले वीडियो से रिकॉल हो रहा है तो आप रिकॉल करो। क्या क्या टाइप बताए थे मैंने कहा था एनोड पे हम हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। कैथोड पे होता है रिडक्शन। और एक कैसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना था हमें, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब धीरे धीरे हम आगे क्लास में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, सिंपल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। ये ठीक है चीजें, पर आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि आज या कल ये चीज आनी है। अगर आपने इस लेवल पे नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि ये चीज आप यूज नहीं कर सकते या फिर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती साइंस के कम्युनिटी में। एग्जिस्ट वो करती है, वो धीरे धीरे वन बाय वन लेयर के लेयर अनफोल्ड करते हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना था। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था, सपोज ए है, ए नेचुरल स्टेट में था और यहाँ पे हमें जाके ए पे +2 चार्ज दिखता है, तो यहाँ पे 0 था, कुछ नहीं है। तो 0 से +2 हुआ, मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ये वाले नंबर की बात हो रही है, ये तो इंक्रीज हुआ है, ये 0 से 2 गया है, बढ़ा है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर उल्टा हो गया, +2 से वापस आ गया, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसको कहेंगे रिडक्शन। तो देखो, कैथोड पे मैंने कहा है रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे अगर हमने इम्प्योर मेटल ले लिया, एनोड पे इम्प्योर मेटल लिया, अगर दो ही तरीके के मेटल्स ले सकते हैं, या तो प्योर लेंगे या इम्प्योर लेंगे। अगर इम्प्योर मेटल लिया है ये, तो यहाँ से सोल्यूशन में मेटल जाएगा, कैसे, ऑक्सीडाइज होके जाएगा। मतलब ये सपोज M था और ये मान लो कि मोनोवेलेंट था, तो M+ बन के जाएगा, सोल्यूशन में M+ बन के आ गया, ठीक है? सोल्यूशन में M+ बन के घूम रहा है हर जगह। अब यहाँ पे कैथोड है, कैथोड है, यहाँ पे हमने प्योर मेटल ले लिया है, प्योर मेटल ले लिया है। तो प्योर मेटल कैसा रहेगा, ये एक्चुअल मेटल है, तो अपने बिना किसी चार्ज के मेटालिक स्टेट जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज कब आएगा, जब रिएक्शन करवाओ, कुछ कुछ उसमें चेंज कराओ, कुछ एनर्जी जो नेचुरली क्या होता है कि वो अपने नॉर्मल स्टेट में रहेगा, मतलब कि M के फॉर्म में रहेगा, ना कि M+ के रहेगा, ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना था कि जब अल्टीमेटली डिपोजिशन होगा तब तो M का फॉर्म ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल मेटल चाहिए, हमें प्योर मेटल चाहिए। अल्टीमेटली डिपॉजिट होगा तो क्या हम M+ को कहेंगे कि ये देखो M+ का एक कलेक्शन है, ये देखो ये सबसे प्योर मेटल है? नहीं। प्योर मेटल कैसा एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल स्टेट में। नेचुरल स्टेट में चार्ज नहीं होगा, ठीक है? तो आपको ये याद रखना था कैथोड पे प्योर मेटल है। कैसे? क्योंकि M के स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ये M+ यहाँ से उठा होगा और यहाँ पे हुआ होगा रिडक्शन, यहाँ से M पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तब जाके ये M बना होगा। ये रिएक्शन कहाँ होती है, रिएक्शन कैथोड पे होगा। कौन सा रिएक्शन है, ये रिडक्शन है।
क्यों रिडक्शन है? +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, +1 था यहाँ पे, +1 था और यहाँ पे ये हो गया 0, तो रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ से ये M+ इसमें जाएगा। तो अब आपको याद रहना चाहिए, प्योर सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए M+ नहीं M, और M+ से M बन रहा है मतलब रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे। सीधी सी बात है, कैथोड पे हम प्योर लेंगे, बचा एनोड और इम्प्योर, एनोड पे इम्प्योर लेंगे, क्यों? ऑक्सीडेशन होता है वहां पे। ठीक है, ये हो गया। 9th पे आता है, evolved by inverting test tube over it as shown in the figure below। ठीक है, what will be the action of the gas on the dry litmus paper, moist litmus और बैलेंस? तो पहले हम बैलेंस रिएक्शन ही देख लेते हैं। सल्फर पाउडर को इसने रिएक्ट कराया है, एक मिनट, उसका इसने sulfur powder collected the gas evolved by inverting tube as shown in the figure, what will be the action of the gas on the balance? ठीक है, तो सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है? SO2 देता है, और इसके बाद अगर वाटर में मिला दिया है तो क्या देगा? H2SO3 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है? गैस आपको यहाँ से पता चल गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दिस गैस इवॉल्व हियर। ठीक है, ये गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, लिटमस के लिए अगर आपको लिटमस पेपर का टेस्ट करना है तो कभी भी आप गैसियस स्टेट से नहीं पता लगा सकते हो कि एसिडिक है या, पहले तो बताओ लिटमस टेस्ट होता है किस लिए? पीएच देखने के लिए, एसिडिक है या बेसिक है ये देखने के लिए होता है। तो हमें SO2 गैस को ही लिटमस पेपर पे पास करा दिया, गैस है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस लिटमस के साथ। तो लिटमस के साथ ये खास बात है कि आपको सॉल्यूशंस में डिप करना है लिटमस पेपर, या फिर लिटमस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी के साथ मिला हुआ एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये होता है। तो इनमें काम आएगा अगर ड्राई सैंपल है, ड्राई गैस है, मतलब कि मॉइस्चर नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, तो लिटमस का कोई फायदा नहीं है टेस्ट का। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है, जो फर्स्ट था कि व्हाट विल द एक्शन ऑफ द गैस, गैस का एक्शन ऑन ड्राई लिटमस, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा ड्राई में। मॉइस्ट लिटमस, मॉइस्ट में हो जाएगा, क्या होगा मॉइस्ट में? अब देखो ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल का जनरल ट्रेंड मैंने क्या बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होता है, एसिडिक या बेसिक? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है या बेसिक होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, एसिडिक है। तो आप वो वाला याद करो, इंडिकेटर टेस्ट वाला वीडियो जो शॉर्ट्स पे डाला था, इंडिकेटर टेस्ट में अगर आपको याद है तो क्या करता है, एसिडिक है ये, एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को, एसिडिक है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा ये? रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, मॉइस्ट वाला ये। और जो ड्राई वाला था उसमें तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, और बैलेंस रिएक्शन हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। स्टेट टू वेस्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे गैल्वेनाइजेशन जिंक के साथ आप कोट कर सकते हो, या फिर आप पेंट और ग्रीसिंग कर सकते हो, सिंपल बात खत्म। 2 पॉइंट पूछा था, 2 हमने बता दिए। ठीक है, बाकी हमने रस्टिंग पे काफी लंबी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इतना नेसेसरी है बार बार एक चीज रिपीट करना। What type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen? तो अभी हमने जस्ट देखा सल्फर वाला जो रिएक्शन था, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। आई होप आपको पता है सल्फर नॉन मेटल है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 में आता है। तो सल्फर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जस्ट अभी हमने देखा कि एसिडिक निकला था और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। तो यही क्वेश्चन पे आपको दोबारा लिख देना है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो आप बता दो कि जो ऑक्साइड बनेंगे जनरली एसिडिक ऑक्साइड होंगे, बट जनरली आपको लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन दोबारा हो सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये जो होता है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो कार्बन तो नॉन मेटल है, और ट्रेंड देखे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक होने चाहिए थे, पर CO न्यूट्रल है, तो इसलिए जनरली आपको लिखना है। और उसके बाद आप अगर एक्सेप्शंस बता दो तो बहुत अच्छी बात है, उसको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने सीरियसली पढ़ा है चीजें अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में, ना कि बस रट्टा मार के आए हैं। ठीक है, 12th पे आते हैं, गिव रीजंस। प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। अब देखो क्यों ज्वेलरी बनाते हैं, प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर की ही क्यों बनाते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कहाँ पे आ रहा है, इतना नीचे आ रहा है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द सीरीज है ऑलमोस्ट। तो रिएक्टिविटी सीरीज इतना नीचे आ रहा है अगर, तो मतलब वो लेस रिएक्टिव है। और जो आपकी ज्वेलरी है वो आप क्या चाहते हो कि लंबा चले, आप अगर 10,000 20,000
1 लाख किसी चीज में लगा रहे हो, तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि आज को शाइन कर रहा है कल वो खराब हो जाए, नहीं चाहोगे। तो उसका क्या मतलब है कि जो आपके ये हैं प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। तो रिएक्टिव कम होगा तो वो लॉन्गर रन में मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखेगा वो। तो यही तो आप चाहोगे ज्वेलरीज में। आप ये नहीं चाहोगे कि कल को आप कोई ज्वेलरी लाओ, इतने पैसे लगाए और 1-2 दिन में वो रिएक्ट कर जाए, ऑक्साइड बना दे, सल्फाइड बना दे, तो पूरा उसकी खास बात ही उसकी खराब हो जाएगी। इतने अच्छे से जो मेहनत करके ज्वेलर ने बनाया वो सब वेस्ट चला जाएगा। तो लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आता है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ये मैंने आपको थ्योरी के टाइम में बताया था कि सोडियम पोटेशियम जो बिल्कुल टॉप पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज के, और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाता है। अगर आप उसको निकाल के, आपने उसको डिप किया हुआ था लेकिन अगर आपने उसको निकाल दिया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डाल दिया, तो ये अगर सपोज सैंपल है और यहाँ से ऑक्सीजन के साथ इतना विग्रसली रिएक्ट करेगा कि निकालते के साथ ही इसमें आग लग जाएगी सैंपल में, इट विल कैच फायर। तो ये ना हो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। देखो, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, एग्री, एल्यूमिनियम काफी ऊपर आता है, हाइड्रोजन के तो ऊपर ही है, तो उसको मोर रिएक्टिव कहेंगे। पर क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है ये अपने ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती है, क्योंकि रिएक्टिव है। खुद ही हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, तो ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाएगी, जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट करते रहेगा एटमॉस्फेयर, और एक कोटिंग बना देगा, कवरिंग। अब इस कवरिंग की वजह से क्या होगा कि जो अंदर का एल्यूमिनियम है बचा हुआ, जो अंदर का एल्यूमिनियम है बचा हुआ, वो इस ऑक्सीजन की वजह से, इस ऑक्साइड कोटिंग की वजह से अब वो लेस रिएक्टिव हो गया है, क्योंकि उसके बाहर तो एक कवरिंग बन गया है, एक कवच बन चुका है। तो अब वो लेस रिएक्टिव हो गया, जो एल्यूमिनियम है अंदर का Al। तो इस वजह से अब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे हमने एग्री किया कि रिएक्टिव था, पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का एक कोटिंग बना चुका है, तो अब जो बचा है मेटल वो उतना रिएक्टिव नहीं होगा, तो हम यूज कर सकते हैं। Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट और सल्फाइड जो होते हैं मेटल्स के, उनको डायरेक्टली निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हम अलग अलग तरीके से सल्फाइड को किससे, सल्फाइड को रोस्टिंग से, कार्बोनेट को किससे, कैल्सिनेशन से। मेटलर्जी वाले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं प्रोसेस। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनको डायरेक्टली मेटल्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, तो पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इन प्रोसेस से हम पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने के बाद क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस करा देता है। तो यहाँ पे ऑक्साइड था, ऑक्सीजन हटा देगा और ये मेटल हमें प्योर फॉर्म में दे देगा। तो इस तरीके से रिएक्शन सीक्वेंस ले जाते हैं हम मेटलर्जी में, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के टाइम पे। ठीक है, तो अब हमारे पास बचते हैं कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देखते हैं। 13 पे आता है, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind juice, explain why this substance are effective in cleaning vessel। अब देखो, लेमन और टैमरिंड जूस हम लोग क्यों यूज करते हैं कॉपर के वेसल को क्लीन करने के लिए। तो कॉपर के वेसल में क्लीन हम कर क्या रहे हैं केमिकली, वो क्या चीज है, वो है कॉपर ऑक्साइड। और आप ग्रीन कलर का, कॉपर में ग्रीन कलर का, सिल्वर में ग्रे और ब्लैक कलर का, इस तरीके की ऊपर ना कोटिंग एक होती है, आप देखना कभी डे टू डे लाइफ में नोटिस करना, कॉपर के ऊपर ग्रीन ग्रीन पाउडरी सा सब्सटेंस हो जाएगा। तो वो हटाने के लिए, वो क्लीन करने के लिए, और कॉपर ऑक्साइड हटाने के लिए। ठीक है, बेसिकली कोई भी मेटल जो है वो ऑक्साइड बना देता है अगर वो थोड़ा बहुत रिएक्टिव है, तो कॉपर बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़ा बहुत तो है ही। ठीक है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा, अब उसको हमें क्लीन करना है। तो ये बन क्या रहा है, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड। और जनरल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेटल ऑक्साइड है बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड है एसिडिक। तो अगर ये बेसिक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, और आपको ये पता है कि लेमन जूस बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, एसिड एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट याद करो, लेमन जूस, टैमरिंड जूस एसिडिक होगा। तो कॉपर ऑक्साइड था मेटल ऑक्साइड बेसिक, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं कौन सा, एसिडिक जूस। तो क्या होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, और ये जो बेसिक आपका ऑक्साइड बना था कोट, वो हट जाएगा, तो आपका जो मेटल है वो वापस से सही हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे 14 पे, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो पूरा एक हमने डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही था पूरा वीडियो। बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखे थे, मेन मेन देख लेते हैं
कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेन क्या हो सकता है, बाकी कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिक होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होंगे, मेटल के ऑक्साइड का फिर हाइड्रोजन के साथ हम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से इसमें जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो एसिड को जब हम रिएक्ट करेंगे तो इनका जनरली वैसा हाइड्रोक्साइड नहीं बनता और एसिडिक रहेगा। तो लिटमस टेस्ट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, लिटमस टेस्ट कैसा देगा। ठीक है, और क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मेटल जो होता है वो यहाँ पे लाई करता है पीरियोडिक टेबल के इस जगह एस ब्लॉक में, और उसके बाद ऐसा होता है और फिर यहाँ पे पी ब्लॉक होता है ऐसे। तो पी ब्लॉक में लाई करता है नॉन मेटल। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो एम है वो M+, M2+ इस तरीके की चीज बनेगा। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो सपोज नॉन मेटल था और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो नेगेटिव बना देगा नॉन मेटल, और उसके ऊपर चार्ज -1 -2 इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिक सारी फिर उसके बाद यहीं से चीजें चेंज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया है तो ये कैटायन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये अपने पॉजिटिव कैरेक्टर्स दिखाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको इंटरलिंक करते हुए, इलेबोरेट करते हुए चलना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, पूरा पूरा हमने वीडियो डिस्कस किया है 40-40 मिनट में, तो आप वहां से पॉइंट्स इसके लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरा चैप्टर ही बेसिकली आपका इसी के ऊपर है, मेटल्स नॉन मेटल्स, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली केमिकल का लिखना है, बस इतना सा काम है। 15 पे आते हैं। A man went to door to door as posing as goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset after a futile argument. The man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution? तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है नहीं। मोटा मोटा इस क्वेश्चन का मैसेज ये है कि एक आदमी था, वो जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह को पॉलिश करते हैं और साफ सुथरा करते हैं, जो उसको पिघला के चेंज करते हैं, गोल्डस्मिथ की तरह एक्ट कर रहा था। उसने एक लेडी को ठग दिया एक्चुअली में। उसने उसका बैंगल लिया है और उसने उसको कहा कि बिल्कुल चमका दूंगा। उसने चमका तो दिया, पॉलिश कर दिया, पर लेडी को क्या पता चला कि वेट कम हो गया इस बैंगल का। सपोज पहले 100 ग्राम रहा होगा, तो अब 50 ग्राम 60 ग्राम ऐसा हो गया। तो उस लेडी को पता चल गया कि इसका वेट तो कम हो गया, भले इसने चमका दिया है। और वो जो गोल्डस्मिथ था वो भाग गया फ्रॉड करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता करना है कि एक्चुअली में उसने किया क्या क्या यूज किया होगा। तो देखो, मैंने आपको थ्योरी के टाइम एक चीज बताया था जिसका नाम होता है, थ्योरी के टाइम हमने एक चीज डिस्कस की थी जिसका नाम होता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, ये हमने पढ़ा था, एक्वारीजिया होता है। एक्वारीजिया में क्या होता है, HCl और HNO3 होता है 3:1 में। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या होती है, मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है, सॉरी गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है, गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है। और ये स्मगलिंग के काम आता है, मतलब इसमें डिसॉल्व करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पता नहीं चलेगा। तो इसने क्या किया कि एक्वारीजिया का यूज किया है, इसने गोल्ड को डिसॉल्व कर दिया है। गोल्ड को डिसॉल्व कर दिया तो सपोज ये गोल्ड की ब्लॉक थी, इसके बाहर कुछ कुछ रिएक्ट करके इम्प्योरिटीज हो गई थी जिस वजह से शाइन नहीं आ रहा था। ठीक है, पर अब क्या हुआ, गोल्ड को डिसॉल्व कर दिया तो गोल्ड छोटा हो गया है। ठीक है, और ये बाहर वाली कवरिंग जो है इतने दूर की, ये तो रिमूव हो गई है। अब इतना ही पार्ट बचा है गोल्ड का, जिसकी वजह से वेट कम हो गया, गोल्ड का सैंपल छोटा हो गया है। तो अंदर का ही पार्ट बचा है, तो अंदर को ऑब्वियसली क्लीन होगा, शाइन ज्यादा मारेगा, पर वेट तो कम हो गया। क्यों, बाहर की कवरिंग उसने डिसॉल्व कर लिया एक्वारीजिया में। ठीक है, तो एक्वारीजिया आपको लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है क्या होता है एक्वारीजिया, क्या उसका यूज मिसयूज है, कैसे बाहर की उसने आउटर मोस्ट कवरिंग को डिसॉल्व करके हटा दिया है, और आउटर मोस्ट कवरिंग पे इम्प्योरिटी थी तो इम्प्योरिटी हट गई, अब इसलिए वो शाइन मार रहा है और इसलिए वेट कम हो गया क्योंकि डिसॉल्व हो गया था। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड अलॉय। तो कॉपर को ही हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, जबकि स्टील जो है, देखो कॉपर की खास बात क्या थी, हमने डिटेल पढ़ा था वीडियो के टाइम। कॉपर की खास बात यह है कि वो वाटर से, सॉरी एक मिनट, कॉपर की खास बात यह है कि वो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा,
हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। वो किसके साथ रिएक्ट करता है? बस एक चीज है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है कॉपर। तो यहाँ पे हम लोग वाटर हीटर की बात कर रहे हैं, हम लोग हॉट वाटर टैंक्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें स्टीम नहीं होता, पानी को ही गर्म करे तो हॉट वाटर से वो रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि जो आपका स्टील है, जो कि आयरन का एक अलॉय है, तो वो जो है आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या हम चाहेंगे कि जो मटेरियल हम बना रहे हैं वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते रहे? नहीं, हम चाहेंगे कि कम से कम जो सब्सटेंस वो हैंडल कर रहा है उसके साथ तो वो रिएक्ट ना करे। जो हॉट वाटर टैंक है उसमें हम नहीं चाहेंगे कि वाटर के साथ कॉपर रिएक्ट करके इसमें आते रहे, डिजोल्व होते रहे। कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा हॉट और कोल्ड वाटर में, जबकि स्टील जो है उसके अंदर आयरन है, आयरन जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सिंपल सी बात आपको ये लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया खत्म, और हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए 16 के 16। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा तो इतना लंबा बनेगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बहुत डेडिकेटेड वे में सारे वीडियोस हम बनाते हैं अपने खुद के शेड्यूल से टाइम निकाल के, ताकि आप अच्छा प्रिपेयर करो, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाओ। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो ना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम डिस्कशन करते हैं और आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर का मैं वेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।